तो ये सब कुछ जो भी है वो फैला सकते हैं आपका क्या, रेबीज, सबसे इम्पोर्टेंट। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है DMMS मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है रेबीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रेबीज। तो हम पढ़ेंगे रेबीज, जो कि एक जूनोटिक डिजीज है। सबसे पहले देखते हैं इसके पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट मार्क करना है लीजा वायरस। जो लीजा वायरस है इसका पॉजिटिव एजेंट है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो लीजा वायरस, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी फीमेल का नाम बोल रहा हूँ। तो आप इसको याद करें, कौन सा वायरस, लीजा वायरस। कौन सा वायरस, लीजा वायरस। क्या करता है ये आपका रेबीज करता है। ठीक है, आपका जो रेबीज है वो एक जूनोटिक डिजीज है। ऐसा डिजीज जो कि फैलता है डॉग बाइट से, कैट बाइट से, मंकी बाइट से या बैट बाइट से। ठीक है, तो अगर कोई किसी को कुत्ता काट ले, बिल्ली काट ले, बंदर या आपका चमगादड़, तो ये काट ले तो उसको हो सकता है क्या, रेबीज। ठीक है, तो ये ट्रांसफर होता है रेबीज आपका कैसे, डॉग बाइट से, कैट बाइट से, मंकी बाइट से, बैट बाइट से, और आपका केमिकल हो सकता है जो आप केमल बोलते हो, केमल हो सकता है। तो ये सब कुछ जो भी है वो फैला सकते हैं आपका क्या, रेबीज, सबसे इम्पोर्टेंट। अगर मैं आपके लीजा वायरस की बात करूं, लीजा वायरस की, तो इसकी शेप कैसी होती है। तो आपको बताना सर इसकी शेप कैसी होती है, बुलेट शेप। इसकी शेप कैसी होती है, बुलेट शेप। मतलब ऐसा दिखता है जैसे कोई गोली आपको दिखाई दे रही हो, बंदूक की गोली के समान ही आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको कोई पूछ सकता है कि जो साइज होती है या शेप होती है आपके लीजा वायरस की, वो कैसी होती है, बुलेट शेप होती है। और कितने नैनोमीटर के लिए होती है, 170 नैनोमीटर, 170 नैनोमीटर। इम्पोर्टेंट, यहाँ पे कई लोग या कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक तो होता है नैनोमीटर या आपका माइक्रोमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, तो एक होता है सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं नैनोमीटर की बात करूँ तो 170 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, अगर मैं माइक्रोमीटर की बात करूँ तो 10⁻⁻6 मीटर। मिलीमीटर की बात करूँ तो 10⁻³ मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर की बात करूँ तो 10⁻² मीटर। तो ये कुछ जनरल नॉलेज होती है इसके बारे में। तो आइए टॉपिक पे फिर से चलते हैं। जो आपका रेबीज कोज करने वाला जो वायरस होता है, कौन सा वायरस होता है सबसे पहला क्वेश्चन, सर लीजा वायरस होता है। इसकी शेप कैसी होती है, सर बुलेट शेप का होता है। अगर मैं इसके साइज की बात करूं तो कितनी साइज होती है, 170 नैनोमीटर, 170 नैनोमीटर, 170 नैनोमीटर। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैं बता दूं, जैसे मान के चलो ये एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति है, इसको एक कुत्ते ने काट लिया। कुत्ता आपके सामने है, ठीक है, इस कुत्ते ने इसको काट लिया और माना कि इसके पैर के आसपास काट दिया। तो मैं कह सकता हूँ इस कुत्ते ने इसको लोअर लिम्ब पे काटा है, मतलब जो बॉडी का लोअर पार्ट है वहां पर इसने कुत्ते को काटा है, लोअर बॉडी पार्ट, लोअर बॉडी पार्ट। ठीक है, अब ये लोअर बॉडी पार्ट पे कुत्ते ने इस पेशेंट को या इस स्टूडेंट को काटा है, तो यहाँ से वायरस स्केलेटल मसल्स के थ्रू, पेरिफेरल नर्व के थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक जाएगा। ठीक है, और एक किसी कुत्ते ने इसी इंसान को हाथ पे काटा है और हाथ पे काटने के बाद में वायरस फिर से पेरिफेरल नर्व, स्केलेटल मसल्स, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन में जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं जो वायरस है हाथ पे काटा, मतलब मैं कह सकता हूँ कि अपर बॉडी पार्ट, अपर बॉडी पार्ट, अपर बॉडी पार्ट, एक होता लोअर बॉडी पार्ट। तो जो आपका लोअर बॉडी पार्ट है और अपर बॉडी पार्ट है, इन बातों पे डिपेंड करता है आपका इंक्यूबेशन पीरियड। कैसे, जो आपका अगर लोअर बॉडी पार्ट पे काटता है, कोई भी डॉग बाइट हो सकता है, कैट बाइट हो सकता है, तो जो वायरस होता है वो सीएनएस तक, ब्रेन तक पहुंचने में टाइम लगता है इससे पहुंचने में। और अगर टाइम लगता है पहुंचने में तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड ऑटोमेटिक ही ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 4 मंथ, लगभग 4 महीने, 4 मंथ, 3 to 4 मंथ आप बोल के चल सकते। ठीक है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें। अगर लोअर बॉडी पार्ट में ऐसा कुछ देखने को मिलता है आपको, तो इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 3 से 4 महीने तक हो सकता है। और अगर अपर में बॉडी पार्ट की बात करूँ, अपर बॉडी पार्ट की बात करूँ, तो आपका हो सकता है 7 days to 30 days तक। तो ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। ये जनरली है,
जरूरी नहीं कि ये हो, लेकिन ऐसा देखा जाता है नॉर्मली। अगर अपर बॉडी पार्ट में काट रहा है या लोअर बॉडी पार्ट में डॉग काट रहा है तो उसके इंक्यूबेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं, कभी कभी ये वेरी करता है, कभी कभी चेंज हो सकता है 7 दिन से लेके कई सालों तक। जो आपका इंक्यूबेशन पीरियड होता है कभी कभी ये वेरी करता है। और वेरी कहाँ से करता है, 1 वीक टू मोर देन 1 ईयर। 1 वीक से लेके 1 साल से ज्यादा तक का टाइम भी आपका हो सकता है इंक्यूबेशन पीरियड। जो आपका रेबीज कोज करता है लीजा वायरस, ये लीजा वायरस जो है आपके सामने, इसका इंक्यूबेशन पीरियड या रेबीज का इंक्यूबेशन पीरियड अगर जनरली देखा जाए तो 1 to 3 मंथ होता है, 3 मंथ 4 मंथ, ठीक है। लेकिन अगर ये वेरी करना चाहे, ये चेंज होना चाहे, बदलना चाहे, तो आप बोल के चल सकते हो 7 days to आपका, मैं कह सकता हूँ कि मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा तक का टाइम पीरियड भी आपका हो सकता है इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। तो आप इस पे कंफ्यूज ना हो, ये डिपेंड करता है किस पे, साइट ऑफ बाइट, कहाँ पर एनिमल ने काटा है, डॉग ने काटा है, ठीक है। द टाइम इज डिपेंड ऑन द डिस्टेंस द वायरस ट्रेवल टू रीच द सीएनएस। ये डिपेंड करता है आपका इंक्यूबेशन पीरियड की जो वायरस है वो आपके सीएनएस से कितनी दूरी पर काटा है या कितनी दूरी पर काट चुका है। आपका डॉग बाइट हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट मार्क करें इसको। आगे देखते हैं लीजा वायरस की शेप। ये मैं आपको पहले पीछे बता के आ रहा हूँ कि जो लीजा वायरस की शेप होती है वो बुलेट शेप होती है। मतलब आपका लीजा वायरस एक बंदूक की गोली के समान दिखता है। आप डायग्राम देख सकते हैं पीछे, ये आपका लीजा वायरस का फिर से एक डायग्राम है जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। इसका जो लेंथ होता है 170 नैनोमीटर होता है, 170 नैनोमीटर होता है। और इसका शेप आपको कैसे दिखाई दे रहा है, बुलेट शेप का दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप इसको समझे, याद करें, बुलेट शेप का आपको दिखाई दे रहा है क्या, आपका लीजा वायरस। इंपॉर्टेंट, जो रेबीज का वायरस होता है, जो लीजा वायरस होता है, ये 2 प्रकार का हो सकता है। एक होता है आपका स्ट्रीट वायरस, एक होता है आपका फिक्स वायरस। स्ट्रीट वायरस मतलब सड़क के जैसा वायरस, जो आपका सड़क होता है, अब रोड आप जिसको बोलते हो, रोड के समान वायरस। एक होता है आपका फिक्स वायरस, ठीक है। तो आइए डिफरेंस देखते हैं आपके इन दोनों वायरस में किस प्रकार का डिफरेंस होता है, स्ट्रीट वायरस और फिक्स वायरस। तो ये आपके 2 टाइप्स वायरस की, लीजा वायरस की मैं टाइप बोल सकता हूँ। अगर मैं इंक्यूबेशन पीरियड की बात करूँ आपका स्ट्रीट वायरस की इंक्यूबेशन पीरियड की, तो 1 महीने से लेकर 3 महीने तक इसका क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और अगर मैं फिक्स वायरस के इंक्यूबेशन पीरियड की बात करूँ तो 4 से लेकर 6 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 4 से लेकर 6 दिन होता है। सर हमें ये बताओ, ये फिक्स वायरस का अगर इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 6 दिन के लिए होता है तो क्या ये डिजीज कोज कर सकता है? हाँ, ये डिजीज कोज कर सकता है। लेकिन ये अगर डिजीज कोज करेगा तो फिर वैक्सीन कौन बनाने में काम आएगा, ठीक है। तो ये जो आपका फिक्स वायरस है ये मेनली यूज होता है आपके वैक्सीन बनाने में, ठीक है। जो आपका फिक्स वायरस है ये यूज किया जाता है आपके वैक्सीन बनाने में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका नेग्री बॉडी प्रेजेंट होता है आपके स्ट्रीट वायरस और एब्सेंट होता है आपके फिक्स वायरस। इंपॉर्टेंट, एक होता है आपका स्ट्रीट वायरस, एक होता है आपका फिक्स वायरस। अगर मैं दोनों की बात करूं तो आप बोलोगे जो फिक्स वायरस होता है ये यूज किया जाता है फॉर्मेशन ऑफ वैक्सीन बनाने में, वैक्सीन बनाने में काम में लिया जाता है। और ये आपका कोज करता है रेबीज, ये आपका कोज करता है। अगर मैं नेग्री बॉडी की बात करूं तो यहाँ पे क्या होती है, नेग्री बॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे नेग्री बॉडी एब्सेंट होती है। कैसी होती है, एब्सेंट होती है। अगर मैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करूँ तो आप बता के चलोगे 1 से 3 महीने तक, ठीक है। और अगर मैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करूँ तो आपके 4 to 6 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है। ये आपका फिक्स वायरस हो गया, ये आपका स्ट्रीट वायरस हो गया। आगे चलते हैं। सॉरी, एक इंपॉर्टेंट लाइन, नेग्री बॉडी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इओसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स इन द न्यूरॉन। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि सर नेग्री बॉडी क्या होती है ये बताओ आप। देखो, आपने देखा होगा कि एक ऐसी नर्व सेल होती है, ये आपकी नर्व सेल होती है। तो इस नर्व सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, तो इसका साइटोप्लाज्म होता है, इस साइटोप्लाज्म में पाई जाती है आपकी नेग्री बॉडी, ठीक है। इस साइटोप्लाज्म में पाई जाती है आपकी नेग्री बॉडी, मैं कह सकता हूँ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक। और ये कैसी होती है, इओसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स।
आपने सुना होगा बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स। तो ये कैसी होती है? इयोसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। कैसी होती है? इयोसिनोफिल ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये कैसे होते हैं? इयोसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। और जो कि पाए जाते हैं आपके न्यूरॉन्स, कहाँ पर पाए जाते हैं? न्यूरॉन्स, नर्व सेल में। कहाँ पाए जाते हैं? नर्व सेल में, नर्व सेल में। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें। जो नेग्री बॉडी होती है वो प्रेजेंट होती है आपके कहाँ पर? नर्व सेल में। नर्व सेल में भी कहाँ पर? आपके साइटोप्लाज्म में। कैसी होती है ये? इयोसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। आपके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, जो आपका न्यूरॉन्स का साइटोप्लाज्म होता है इसमें पाया जाता है। तो ये आपका नेग्री बॉडी हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका एक तो स्ट्रीट वायरस होता है, एक होता है आपका फिक्स वायरस होता है। अगर मैं नेग्री बॉडी की बात करूँ तो यहाँ पर प्रेजेंट होती है, यहाँ पर एब्सेंट होती है फिक्स वायरस है। तो आप ऐसा बता के चलोगे, ठीक है। ये आपका वैक्सीन बनाने में काम आता है और ये आपका डिजीज को खोज करने में काम आता है। यानी अगर रेबीज की बात करूँ तो रेबीज खोज कौन करता है? स्ट्रीट वायरस, ठीक है। तो ऐसा बता के चलिए, रिवाइज करें। ये आपका एक डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको। ये आपका एक मैं कह सकता हूँ स्लाइड बनाया हुआ है किसका? एक नर्व सेल। और इस नर्व सेल में एक आपको यहाँ पे स्पॉट दिखाई दे रहा है, इसको मैं ब्लैक कलर से बनाता हूँ। ये आपको यहाँ पे एक स्पॉट दिखाई दे रहा होगा रेड कलर का, ये लो। अब आपको यहाँ पे एक स्पॉट दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे ब्लैक कलर का। ये स्पॉट ही आपका क्या है? नेग्री बॉडी है, नेग्री बॉडी। अगर ये स्पॉट आपका नेग्री बॉडी दिखाई दे रहा है आपको, अगर मैं इस नेग्री बॉडी की साइज की बात करूँ तो ये हो सकता है 0.25 माइक्रोमीटर से लेकर 27 माइक्रोमीटर तक। अगर मैं इस नेग्री बॉडी की साइज की बात करूँ तो 0.25 माइक्रोमीटर से वो आपका 27 माइक्रोमीटर तक इसका साइज हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा आपको बता के चलना है। कोई सोच रहा होगा सर ये 10 माइक्रोमीटर ये क्या है? ये आपका जो न्यूक्लियोलस होता है, केंद्र होता है, उसका साइज, ठीक है। ये आपका नेग्री बॉडी का साइज नहीं है, आप देख सकते हो। ये तो इसका मतलब बहुत कम है। तो आपका 0.25 माइक्रोमीटर से 27 माइक्रोमीटर आपको साइज बताना किसका? नेग्री बॉडी का। इसका आप स्टार मार्क कर ले, वैसे ये पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जो आपका रेबीज होता है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ, आपका एक डॉग था जो कि इन्फेक्टेड था किससे? रेबीज से। एक डॉग था जो कि इन्फेक्टेड था रेबीज से, और इस डॉग ने काटा किसको? ह्यूमन को। ह्यूमन को काट लिया, मतलब मैं सकता हूँ डॉग बाइट देखने को मिला। अगर इसने ह्यूमन को काटा तो उस ह्यूमन की स्केलेटल मसल्स में आपका जो लीजा वायरस था ये क्या हो चुका है? इंजेक्ट हो चुका है। अगर लीजा वायरस स्केलेटल मसल्स में इंजेक्ट हो चुका है तो अब ये आपका जो लीजा वायरस है ये कहाँ जाएगा? नर्व सिस्टम में। नर्व सिस्टम में, वो भी कौन से में? सबसे पहले पेरिफेरल में। पेरिफेरल नर्व सिस्टम में आपका क्या गया? आपका लीजा वायरस गया, ठीक है। आगे ये लीजा वायरस सबसे पहले क्या करता है? आपकी जो एसिटाइल कोलिन है, इसके रिसेप्टर को क्या करता है? ब्लॉक करता है। ये आपके जो एसिटाइल कोलिन है इसके रिसेप्टर को ब्लॉक करता है और फिर आगे चलता है कहाँ पे? स्पाइनल कोड में। और फिर स्पाइनल कोड के थ्रू ये अफेक्ट करता है आपके ब्रेन को, और ब्रेन को अफेक्ट करता है। और ब्रेन में भी मेनली आपके सेरेबेलम, कॉर्टेक्स, जो कि आपका सेरेबेलम और आपका कॉर्टेक्स होता है, इनको अफेक्ट करता है। मैं कह सकता हूँ कि जो आपकी पिरामिडल सेल होती है, इनको अफेक्ट करता है। कौन? आपका डॉग बाइट से जाने वाला लीजा वायरस किसको अफेक्ट करता है? सेरेबेलम को अफेक्ट करता है, कॉर्टेक्स को अफेक्ट करता है और आपके पिरामिडल सेल्स को अफेक्ट करता है। मतलब मैं कह सकता हूँ जो आपका रेबीज है ये कौन से सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है? नर्व सिस्टम से रिलेटेड डिजीज। इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपने क्या देखा? एसिटाइल कोलिन के जो रिसेप्टर थे वो ब्लॉक कर दिए गए थे। ब्लॉक कर दिए गए थे। और अगर एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर ब्लॉक किए गए थे तो पैरालाइसिस देखने को मिल सकता है, ठीक है। पैरालाइसिस देखने को मिल सकता है। कौन सा वाला? फ्लैसिड पैरालाइसिस देखने को मिल सकता है आपके किसमें? रेबीज में देखने को मिलता है लगभग 30% केस में, ठीक है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं। एनिमल बाइट से फैलता है, जैसे डॉग बाइट हुआ, केट बाइट हुआ, मंकी बाइट हुआ, काऊ, गोट, शीप, हॉर्स और टेबल वगैरह आप बॉडी को जोड़ के चलते हैं। एरोसोल से भी फैलता है। मतलब आपने देखा होगा जैसे आपके जो माउथ है वहाँ से जो ड्रॉपलेट निकलती है उससे हो सकता है। कोई डॉग है, कोई कुत्ता है, उसके मुँह से कोई एरोसोल निकल रहा हो उससे फैल सकता है। आप गोट बोल सकते हो उससे, और इनके मुँह से निकलने वाले एरोसोल भी फैल सकता है। कौन? आपका रेबीज। लेकिन ये आपका रेयर देखने, ठीक है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से भी आपका फैल सकता है क्या? रेबीज। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी इनको जोड़ा गया ताकि आप कंफ्यूज। तो मेनली आपको बताना है एनिमल बाइट से फैलता है आपका क्या? रेबीज। सबसे इंपॉर्टेंट, नोज टेकिंग रेबीज। देखो मैं बात करें कैसे, या एक मैं ह्यूमन की बात कर लेता हूँ। ह्यूमन की बात करता हूँ कैसे वाले की? हेल्थी की। हेल्थी ह्यूमन है, ठीक है। आगे ये ह्यूमन हेल्थी डॉग बाइट से रेबीज
रेबीज के क्या बदल गया, पेशेंट में बदल गया, और कुछ समय बाद ये क्या हो गया, डेथ हो गया। कुछ समय बाद ये क्या हो गया, डेथ हो गया। मतलब हेल्थी था, रेबीज हुआ और क्या हो गया, डेथ, एक्सपायर हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, ऐसा व्यक्ति जिसको रेबीज है क्या हो गया, एक्सपायर हो गया, तो इसको दोबारा से रेबीज होने का तो चांस ही नहीं, ये तो एक बार में ही सुलट गया। तो मैं कह सकता हूँ सेकेंड अटैक रेट दोबारा से या खुद को दोबारा से रेबीज होने की जो चांस होते हैं वो क्या होता है, 0। क्योंकि जो इंसान होता है वो एक बार में ही क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, डेथ हो जाता है या सुलट जाता है, जो भी आप बोलिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या सेकेंड अटैक रेट क्या है, इसमें 0 है या क्या है, बिल्कुल कम है, 0 ही है, ठीक है। आगे चलते हैं, फूरियस रेबीज। जो आपका फूरियस रेबीज है, फूरियस का मतलब होता है आपका जो, मैं कह सकता हूँ ये बहुत ही डेंजरस रूप, आपका क्रूर आप रूप बोल के चल सकते हो, खतरनाक रूप आप बोल के चल सकते हो, ठीक है। फूरियस रेबीज क्या होता है, ठीक, आइए पढ़ते हैं फूरियस रेबीज। तो जो फूरियस रेबीज होता है, फर्स्ट साइन एंड सिम्टम रेबीज का फीवर एंड टिंगलिंग प्रोसेस देखने को मिलता है। आपके हम टिंगलिंग देखने को मिलता है, आपके जो हाथ में टिंगलिंग, क्योंकि आपका CNS का आपका, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन, जैसे आपके हाथ पैरों में जलन महसूस होती है, प्रिकिंग, सुई चुभना, जिससे आपको सेंसेशन देखने को मिलता है। कौन साइड पे, जहाँ पर आपका वुंड है या जहाँ पर डॉग बाइट किया है, रेबीज हुआ है, ठीक है। उसके बाद में जो पेशेंट रेबीज वाला होता है उसका जो बिहेवियर होता है वो वायलेंस होता है, आक्रामक होता है, मैं कह सकता हूँ कि हिंसा वाला होता है, और अनकंट्रोल्ड एक्साइटेडमेंट देखने को मिलता है उस पेशेंट, जिसको कि क्या है, रेबीज है। पानी से उसको डर लगता है, हाइड्रोफोबिया देखने को मिलता है, एरोफोबिया, हाइट से डर, ऊंचाई से डर देखने को मिलता है उस पेशेंट, जिसको कि क्या है, रेबीज है। और लास्ट में हमें देखने को मिलता है क्या, कार्डियो पल्मोनरी जो होता है, कार्डियो रेस्पिरेटरी अटैक देखने को मिलता है, और पेशेंट की डेथ होती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जो आपका रेबीज का पेशेंट होता है वो एक्सपायर कैसे होता है। तो आपको बताना सर, वो एक्सपायर होता है आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी अटैक से। कैसे, क्योंकि अभी पीछे में आपको एक शब्द बोल के आ रहा हूँ, फ्लैसिड पैरालिसिस। जो फ्लैसिड पैरालिसिस है, इसके कारण आपकी रेस्पिरेटरी मसल और आपके कार्डियक मसल्स में क्या देखने को मिलता है, पैरालिसिस देखने को मिलता है। वो पैरालिसिस देखने के कारण पेशेंट की डेथ हो जाती है कार्डियो रेस्पिरेटरी अटैक से, ठीक है। तो इसको आप याद रखें, अगर कोई पेशेंट है जिसको क्या है, रेबीज है, और रेबीज है तो उसकी डेथ तो निश्चित है, और डेथ का जो आपको कारण बताना है, कार्डियो पल्मोनरी अटैक उसका कारण होगा। इसका कारण क्या होता है, जो मसल्स होती है, जो कार्डियक मसल्स होती है, जो रेस्पिरेटरी मसल्स होती है, उनमें क्या देखने को मिलता है, पैरालिसिस देखने को मिलता है। और पैरालिसिस देखने को मिलता है तो आपका जो सिस्टम है, कार्डियक सिस्टम है, पल्मोनरी सिस्टम, ये क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। और अगर ये फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, डेथ निश्चित है। तो ये आप इंपॉर्टेंट मार्क कर ले, जो पेशेंट रेबीज का है उसमें डेथ क्यों देखने को मिलती है, इसका कारण क्या है, ठीक है। आगे चलते, एक होता है आपका पैरालाइटिक रेबीज, मतलब ये 30% केस देखने को मिलता है, और आपका फ्यूरियस रेबीज जो होता है वो आपका 70% देखने को मिलता है। जो वुंड मसल्स होती है, जहाँ पर डॉग बाइट किया है या किसी भी एनिमल ने काटा है, वो मसल्स पैरालिसिस होने का कारण मैं बता चुका हूँ। जो आपके एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर है वो क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, और आपका एसिटाइल कोलिन काम नहीं कर पा रहा है, मतलब आपकी जो मसल्स की टोन है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और अगर मसल्स की टोन समाप्त हो जाएगी तो पैरालिसिस होना तो निश्चित है। और अगर पैरालिसिस हो गया तो ठीक है, उस पेशेंट में धीरे धीरे देखने को मिलेगा कोमा, पेशेंट का ब्रेन धीरे धीरे कोमा में चला जाएगा। मैं कह सकता हूँ कि मल्टी ऑर्गन फेलियर, आपका कार्डियक सिस्टम फेल हो चुका है, रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो चुका है, ठीक है। आपका जो इंटेस्टाइनल सिस्टम था, GIT सिस्टम, वो भी आपका फेल ही हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है, मल्टी ऑर्गन फेलियर देखने को मिल रही है, आपका हार्ट फेल हो चुका है, आपके लंग्स काम नहीं कर पा रहे हो। अगर ऐसा देखने को मिल रहा है, मल्टी ऑर्गन फेलियर देखने को मिल रहा है, तो कहाँ से जिंदा रहेगा आदमी। तो डेथ निश्चित होती है उस पेशेंट में जो कि क्या है, रेबीज से पीड़ित है, ठीक है। तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें। मैनेजमेंट की बात करते हैं, सबसे पहला अगर मैं बात करूँ आपका जो रेबीज होता है, या मैं कह सकता हूँ कि आप यहाँ पढ़ो, जो डॉग बाइट होता है, डॉग बाइट कितने प्रकार का होता है, कितनी कैटेगरी में पाया जाता है। सबसे पहले बात करूँ आपकी कैटेगरी फर्स्ट क्या कहती है, इसमें क्या होता है। इस कैटेगरी में मैं कह सकता हूँ जो आपका डॉग होता है, या जो रेबीज से पॉजिटिव डॉग है, वो केवल इंसान को टच करता है, या मैं कह सकता हूँ छोटा सा स्क्रैच करता है, ठीक है। तो टच करता है उस किसको, डॉग पेशेंट को या उस ह्यूमन को जो हेल्थी था, और यहाँ पे किसी प्रकार की कोई ब्लीडिंग नहीं होती, और ना ही कोई लीजन बनता है, यहाँ पे कोई लीजन्स भी नहीं बनता है। कैटेगरी सेकंड की बात करते हैं। कैटेगरी सेकंड क्या कहती है, यहाँ पे आपको लीजन्स दिखाई देते हैं, बट नॉट डेप्थ, बट ये डेप्थ में नहीं होते, डीप नहीं होते,
ठीक है, और नो ब्लीडिंग, यहाँ पे किसी प्रकार का ब्लीडिंग भी दिखाई नहीं देता है। और अगर मैं कैटेगरी 3 की बात करूँ, तीसरी नंबर की कैटेगरी, तो यहाँ पे देखने को मिलता है आपको लीजन्स, वुंड्स आपको देखने को मिलता है, ठीक है, और कैसा होता है, डेप्थ होता है, और कैसा देखने को मिलता है, ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो इन कैटेगरी के हिसाब से आपको करना होता है मैनेजमेंट, आपको करना होता है मैनेजमेंट। उस पेशेंट को उसको डॉग बाइट किया है या कैट बाइट किया है, कैमल बाइट किया है, तो ठीक है, आइए मैनेजमेंट के बारे में देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट आपका पहला फर्स्ट एड मैनेजमेंट, फर्स्ट एड एंड मैनेजमेंट ऑफ पर्टिकुलर वुंड और बाइट। सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट एड क्या होता है, फर्स्ट एड, इंपॉर्टेंट शब्द की फर्स्ट एड क्या होता है। जैसे ही किसी ह्यूमन को डॉग बाइट किया, और किसी ह्यूमन को डॉग बाइट किया, तो आपका फर्स्ट एड क्या होगा, आपका वहाँ फर्स्ट एड होगा वॉश। उस स्थान को वॉश करो, किससे, बहते हुए पानी में, रनिंग वाटर में, रनिंग वाटर में क्या करो, उसको आपको वॉश करना है, साफ करना है, ठीक है। तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए। फर्स्ट एड आप बता के चलोगे, उस ह्यूमन को जिसको डॉग बाइट काटा है, डॉग ने काटा है, तो उस स्थान को या उस वुंड को वॉश करना होता है, साफ करना होता है बहते हुए पानी में, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें, फर्स्ट एड मैनेजमेंट ऑफ पर्टिकुलर वुंड और बाइट का, ठीक है। एंटी रेबीज वैक्सीन आपको देकर चलनी होती है, ठीक है, एंटी रेबीज वैक्सीन देख के चलनी होती है। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, मतलब जब डॉग ने काटा या किसी ऐसे डॉग ने काटा जो कि पहले से रेबीज था उसको, और उसने काट लिया, तो आप क्या करोगे, एंटी रेबीज वैक्सीन देके चलोगे। और इम्यूनोग्लोबिन देना होता है। एक होता है आपका चिक, एक होता है आपका हॉर्स, ठीक है। तो ये दो प्रकार का होता है आपका क्या, इम्यूनोग्लोबिन। तो आइए आगे देखते हैं। डॉग बाइट, डॉग बाइट सबसे पहला नो बाइट, काटा नहीं है, नो इरोजन, किसी प्रकार का इरोजन नहीं हुआ, नो केयर ओनली हैंड वॉशिंग, आपको किसी प्रकार का कोई केयर नहीं करना है, केवल आपको हैंड वॉशिंग करनी होती है। कैसे, रनिंग वाटर में, रनिंग वाटर में। ये आपकी फर्स्ट कैटेगरी हो गई, ठीक है। दूसरी कैटेगरी, बाइट्स किया, स्क्रैच हुआ, बट डीप नहीं था, ज़्यादा डीप नहीं था, और किसी प्रकार का कोई ब्लीडिंग भी नहीं था, तो आपको क्या करना, फर्स्ट एड देना है। मतलब बहते हुए पानी में तो उसको क्या करना है, वॉश करना, धोना होता है, और एंटी रेबीज वैक्सीन देना है। सबसे पहले उसको क्या देना है, एंटी रेबीज वैक्सीन देना है, ठीक है। सबसे पहला क्या हुआ, कैटेगरी फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ, तो आपको पीछे बोल के आया था कि एक ऐसा जहाँ पर किसी प्रकार का कोई स्क्रैच नहीं होता है, ठीक है, और ना ही कोई इरोजन होता है, ना ही कोई ब्लीडिंग होती है, तो यहाँ पर आपको वॉश करना होता है, हैंड वॉश करना होता है, हैंड वॉश करना होता है, ठीक है। हाथ को धोना होता है, कैसे, पानी में, रनिंग वाटर में, रनिंग वाटर में आपको क्या करना होता है, वॉश करना होता है। अगर मैं बात करूँ आपके वही कैटेगरी दूसरी के लिए, सेकंड कैटेगरी के लिए, तो इसके लिए आपको देखना होगा, आपको फर्स्ट एड आपको देना होता है। फर्स्ट एड, फर्स्ट एड का मतलब क्या, हाथ को वॉश करना, हाथ को वॉश करना, धोना, किससे, रनिंग वाटर में। और दूसरा आपको जो रेबीज की वैक्सीन होती है वो भी देख के चलनी होती है, एंटी रेबीज वैक्सीन, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपके कैटेगरी थर्ड की, कैटेगरी थर्ड की, कैटेगरी थर्ड की, तो यहाँ पे ट्रांसडर्मल बाइट हुआ है, डीप हुआ है, मल्टीपल बाइट हुआ है, और कट आपका नोज पे भी हो सकता है, माउथ पर भी हो सकता है, आंखों पर भी हो सकता है, इनर बॉडी पार्ट पर भी हो सकता है। अगर आपका थर्ड नंबर का कैटेगरी देखने को मिला, तो आपको फर्स्ट एड देना होता है सबसे पहले, मतलब वॉश करना होता है किसको, उस स्थान को, कैसे, बहते हुए पानी में। एंटी रेबीज वैक्सीन देनी होती है, एंटी रेबीज वैक्सीन देनी होती है, और आपका लास्ट में देना होता है इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबुलिन देना होता है। तो ये आपका तीनों कैटेगरी का मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। फर्स्ट एड में आप देख सकते हो यहाँ पे वॉश करना हो रहा है, एंड इरिगेट द वुंड, आपका जो वुंड है उसको वॉश करो, इरिगेट करो इसको, वुंड को, रनिंग टैप वाटर में, बहते हुए पानी में, और सोप के साथ, साबुन के साथ। अगर आपकी आंखें भी इसमें इन्वॉल्व हो, आपकी आंखों पर भी किसी डॉग ने बाइट किया है या कोई बाइटिंग का केस है, तो आप एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से आपकी जो आंखें होती है उसको साफ करके चल सकते हो। सूचरिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कितने ड्यूरेशन तक सूचरिंग नहीं करते हैं, कितने ड्यूरेशन तक सूचरिंग नहीं करते हैं, तो 24 से 48 आवर तक सूचरिंग नहीं करते हैं उस स्थान की जहाँ पर डॉग बाइट किया है या कैट बाइट हुआ है। इसका कारण यह है क्योंकि जैसे मान के चलो ये, ठीक है, यहाँ पे एक घाव बना हुआ है, और एक मैं कह सकता हूँ कि आपका वुंड है, यहाँ पे कुछ लीजा वायरस, मैं बना के देखती हूँ, आपकी लीजा वायरस है, ठीक है। अब आपने क्या किया, अगर इस वुंड को या इस लीजन्स को क्या कर दिया, सूचरिंग कर दी, तो आपका कुछ लीजा वायरस स्किन के अंदर रह सकता है, और अगर स्किन के अंदर रह गया तो क्या देखने को मिलेगा, नर्व सिस्टम के थ्रू या आपके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होते हुए ब्रेन तक पहुंच जाएगा, और आपको कोज कर सकता है रेबीज। लेकिन अगर आपने 24 से 48 घंटे तक अगर इस लीजन्स का सूचरिंग नहीं किया, तो अगर आपने 3 से 4-5 बार वॉश किया, साबुन से वॉश किया, तो हो सकता है ये लीजा वायरस सोप के साथ, रनिंग टैप वाटर के साथ बाहर आ जाए और आप बच जाए,
तो नहीं करना होता सूचरिंग कितने समय के लिए, लगभग 24 से 48 घंटे तक तो सूचरिंग करनी ही नहीं है, 24 से 48 घंटे बाद में सूचरिंग करनी होती है, ठीक है। तो इसको आप स्टार मार्क लगा लें, ठीक है। क्यों नहीं लगा लें, क्यों सूचरिंग 24 से 48 घंटे बाद में की जाती है, ताकि जो भी लेजा वायरस है, वायरस रेबीज का वायरस हो सकता है, वो आपके इस वाले एरिया में अगर प्रेजेंट हो तो आप जैसे ही 2-3 बार या 4-5 बार वॉश करेंगे हैंड को, ये क्या हो जाएगा, रनिंग वाटर के साथ बाहर निकल जाए, साफ हो जाए। आगे देखते हैं इम्यूनाइजेशन। जो आपका इम्यूनाइजेशन होता है आपका रेबीज के लिए, वो कैसा होता है, रेबीज वैक्सीन, रेबीज या एंटी रेबीज वैक्सीन, तो ये आपको देनी होती है। और कैसे देनी होती है ये देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं 4 डोज की वैक्सीन की बात करूँ और एक बार में बात करूँगा आपका 5 डोज वैक्सीन, ये वैक्सीन में आपके पढ़ रहा हूँ कैटेगरी सेकंड के लिए और कैटेगरी थर्ड के लिए, ठीक है। ये भी आपका है कैटेगरी सेकंड के लिए और कैटेगरी थर्ड के लिए, ठीक है। अगर मैं कैटेगरी फर्स्ट की बात करूँ तो वहाँ पे आपका रनिंग टैप वाटर, ये क्या है, सबसे अच्छा मैनेजमेंट है, वो शानदार मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे आपको देना होता है 4 डोज का वैक्सीनेशन, 4 डोज का वैक्सीनेशन देना होता है। कैसे देते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले 4 डोज का वैक्सीनेशन अगर देना होगा, अगर हमें 4 डोज का वैक्सीनेशन, तो कैसे देंगे आप 4 डोज का वैक्सीनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सी डोज देंगे, कब देंगे, साइड क्या होगी, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 0, 0, 7, 21, 28 लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है। आपको 0 का मतलब होता है जैसे ही आप हॉस्पिटल में गए, आपको डॉग ने बाइट किया था, आप हॉस्पिटल में गए, आपको 2 डोज दी जाती है, आपको 2 डोज दी जाती है। किसकी, आपका रेबीज का वैक्सीन की, रेबीज का इम्यूनाइजेशन का आपको 2 डोज दिया जाता है। कब, जब फर्स्ट विजिट होती है, जब आपका फर्स्ट विजिट होता है तब कितना डोज दिया जाता है, 2 डोज दिया जाता है। एक आपका दिया जाता है लेफ्ट आर्म पर, एक दिया जाता है राइट आर्म, एक दिया जाता है लेफ्ट आर्म पर, एक दिया जाता है आपका राइट आर्म पर। तो यह आपका 2 डोज दिया जाता है। हो सकता है कि आपके एंटेरो लेटरल थाई पे भी दिया जा सकता है, एक होता है आपका लेफ्ट एंटेरो लेटरल थाई, एक होता है आपका राइट एंटेरो लेटरल थाई। तो ये दोनों साइड आपकी करेक्ट है, आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो आंसर में। सबसे पहला अगर हम देखें 4 डोज वाले केस की, जहाँ पे आपको 4 डोज देनी होती है, 0, 0, 7, ठीक है, 21, 28। तो ये आपका 4 डोज वाला था। अगर मैं सबसे पहले 0 की बात करूँ तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको फर्स्ट टाइम देना होता है, ठीक है, लेफ्ट आर्म पे देना होता है, राइट आर्म पे देना होता है, और हो सकता है एंटेरो लेटरल जो थाई होती है वहाँ पे आप बोल के चलो कौन सी वाली, लेफ्ट वाली, कौन सी वाली, राइट वाली। तो ये आप बोल के चलोगे, ये आपका 2 डोज कंप्लीट हुआ, ठीक। आगे देखते हैं सेकंड डोज, 7 डेज पे दी जाती है सेकंड डोज। तो आपका थर्ड डोज की बात कब दी जाती है, 7 डेज पे दी जाती है। कौन सी डोज, आपकी थर्ड डोज। और आप बोल के चल सकते हो या तो राइट आर्म और या लेफ्ट, या आपका एंटीरियर लेटरल थाई, या आपका एंटीरियर लेटरल थाई राइट वाला या लेफ्ट वाला, जो भी आप बोलो, ये लेफ्ट वाला या राइट वाला, ठीक है। तो यह बोल के चल सकते हो। अगर मैं चौथी डोज की बात करूँ तो आप 21 डेज भी देके चल सकते हो या 28 डेज भी देके चल सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, वो आपका राइट लेफ्ट का हिस्सा, ठीक है, राइट एंटीरियर लेटरल थाई, लेफ्ट एंटीरियर लेटरल थाई। तो यह बोल के चलोगे, तो इनमें से आप कोई सी भी साइड एक बोल के चल सकते हो, आपका दोनों आंसर करेक्ट है। तो ये आपका 4 डोज का हुआ। अगर मैं डोज के अमाउंट की बात करूँ, अगर मैं चाइल्ड की बात करूँ जो कि लेस देन 2 ईयर है, तो आपको बताना 0.5। और अगर मैं एडल्ट पर्सन की बात करूँ, तो आपका एडल्ट पर्सन में होना चाहिए आपका 1 ml, ठीक है, 1 ml आपको ये बता के चलना है। तो ये आपका कौन सा हुआ, 4 डोज वैक्सीनेशन। अब देखते हैं 5 डोज वैक्सीनेशन क्या होता है, 5 डोज वैक्सीनेशन क्या होता है। 5 डोज वैक्सीनेशन सबसे पहले आपको देना होता है 0 डोज, फिर 3 दिन बाद में, फिर 7 डेज बाद में, फिर आपका 14 डेज बाद में, फिर आपका 28 दिन बाद में। मतलब जो होता है, सबसे पहले पेशेंट जैसे ही हॉस्पिटल में आएगा आपको पहला डोज देना होगा, उसके बाद में आपको तीसरे दिन उसको बुलाना होगा, 7 दिन बुलाना होगा, 14 दिन बुलाना होगा और 28 दिन बुलाना होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि पेशेंट को आपने टोटल 5 विजिट कराई और डोज कितना दिया आपने, 5 डोज दी, ठीक है। अगर मैं 4 डोज की बात करूँ, 4 डोज वैक्सीनेशन की बात करूँ, तो आपने विजिट कितनी कराई थी, 3 विजिट, और आपने डोज कितनी दी, 4 डोज। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें। आपको रूट बताना है, दोनों में IM रूट बताना है, इंट्रामस्कुलर रूट आपको बताना, ठीक है। तो ये आप बोल के चलोगे, ये आपका 4 डोज वैक्सीनेशन कंप्लीट हुआ, 5 डोज वैक्सीनेशन कंप्लीट हुआ। आइए आगे देखते हैं आपका इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन आप देख के चलते हो उस पेशेंट को जो एक्सपोज हुआ है, किसमें, आपका रेबीज का लीजा वायरस में एक्सपोज हुआ है। सबसे पहले हम बात करें, आपकी ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबिन देना होता है, ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबिन देना होता है, जो कि आपका चिक एम्ब्रियो से बनता है। और अगर इसकी मैं डोज की बात करूँ तो आपका 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी के हिसाब से आपको देना होता है। कौन सा, आपका ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबिन। और मैक्सिमम इंटू 1 जो आपका घाव है, लगभग घाव में 80% जो हिस्सा होता है वो आपको घाव में लगाना होता है, वुंड में लगाना होता है।
बचा हुआ 20% जो हिस्सा होता है वो आपको आईएम लगाना होता है, डेल्टोइड मसल्स पे लगा सकते हो, ठीक है, आप एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट पे लगा सकते हो। तो जो बचा हुआ 20% हिस्सा होता है वो आप क्या लगाओगे, डेल्टोइड मसल्स पे लगा दोगे, और जो 80% का जो हिस्सा बचा हुआ है वो आप वुंड में देके चलोगे। रिमेनिंग जो पार्ट है वो इंजेक्ट करोगे इनटू आईएम इंट्रामस्कुलर डेल्टोइड मसल्स, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एक और की हॉर्स रेबीज इम्यूनोग्लोबिन, ऐसी इम्यूनोग्लोबिन जो कि हॉर्स घोड़े के सीरम से प्राप्त होती है, तो घोड़ा होता है उसके सीरम से प्राप्त होती है। और अगर घोड़े के सीरम से प्राप्त होती है कोई इम्यूनोग्लोबिन तो उसका डोज का अमाउंट कितना होगा, 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी के हिसाब से आपको देनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं वुंड की बात करूँ तो वुंड में देनी होती है आपको 50%, और आपका जो आईएम देना होता है जैसे डेल्टोइड मसल्स पर, तो आपको वहां पर कितनी देनी होती है, 50%, 50% देनी होती है आपको। कौन सी, और रेबीज इम्यूनोग्लोबिन। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था रेबीज में आप क्या पढ़ते हैं एक बार देखते हैं, इसका आपको क्या क्या देखने को मिलेगा शॉर्ट रिवाइज। सबसे इंपॉर्टेंट हम अगर रेबीज की बात करें तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो आप लीजा वायरस बोल के चलोगे, और अगर लीजा वायरस है तो लीजा वायरस को याद करते हैं आपको कुछ वर्ड याद आ जाने चाहिए, जैसे कि जो लीजा वायरस होता है ये कैसा दिखाई देता है सर, ये बुलेट शेप का दिखाई देता है, और जो बुलेट शेप का जो लीजा वायरस होता है इसकी साइज कितनी होती है, 170 नैनोमीटर इसकी साइज होती है, ठीक है। और मैं अगर बात करूँ इस वायरस के टाइप्स की तो आप बोल के चलोगे सर कितने प्रकार का वायरस होता है, तो आप बोल के चलोगे 2 प्रकार का वायरस होता है। सर ये 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका स्ट्रेट, एक होता है आपका फिक्स्ड, ठीक है। तो ऐसा बोल के चलोगे। सर क्या दोनों वायरस ही डिजीज को कोज करते हैं, मैं बोलूंगा कि दोनों वायरस जो स्ट्रेट वायरस है ये आपका रेबीज को कोज करता है, और जो फिक्स्ड वायरस होता है ये क्या करता है आपके वैक्सीन बनाने में काम आता है। सर जो स्ट्रेट वायरस होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, तो आप बोल के चलोगे जो स्ट्रेट वायरस है इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से लेके 3 महीने तक होता है। सर जो आपका फिक्स्ड वायरस होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, तो आप बोल के चलोगे 4 to 6 स्टेजेस का क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो ऐसे कुछ आपके इंपॉर्टेंट लाइन थी जो मैं आपको बता के आया पीछे, ठीक है, ये सब आप बताओगे आगे। दूसरा, सर जो आपका रेबीज है ये कौन से सिस्टम को ज्यादा अफेक्ट करता है, तो आपका जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है उसको ये ज्यादा अफेक्ट करता है। जैसे मैं बोलूँ आपका सीएनएस, अगर मैं आपका सीएनएस का एक डायग्राम बनाऊँ छोटा सा, ऐसा आपका एक डायग्राम बनता है, ठीक है, और सीएनएस में ये वायरस स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू चला गया है, आपके सीएनएस को जो पिरामिडल सेल होते हैं उनको अफेक्ट करता है, सेरेबेलम को अफेक्ट करता है ये आपके, ठीक है, और ये आपके हाइपोथैलेमस को अफेक्ट करता है, हाइपोथैलेमस को अफेक्ट करता है, हाइपोथैलेमस जो भी है, ठीक है, लिम्बिक लोब वगैरह सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो ऐसा देखने को मिल रहा है। उसके बाद भी नर्व सिस्टम के थ्रू आपकी आंखों पे चला जाएगा, आपके मैं कह सकता हूँ कि लिम्बिक सिस्टम पे चला जाएगा, और आपके लोअर बॉडी के जो नर्व सिस्टम है पेरिफेरल नर्व सिस्टम में चला जाएगा, ठीक है। और क्या कोज करेगा ये, फ्लैशिक पैरालिसिस, फ्लैशिक पैरालिसिस। तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें। जो आपका रेबीज होता है वो कोज करता है फ्लैशिक पैरालिसिस। इसका कारण क्या होता है, जो आपका एसिटाइलकोलिन होता है इसके रिसेप्टर को क्या कर लिया जाता है, ब्लॉक कर लिया जाता है। तो ऐसा बोल के चलोगे, ऐसा कुछ पैथोलॉजी आप इसको बोल के चलोगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो आपका वायरस होता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या दिखाई देता है आपका नर्व सेल, जो नर्व सेल है इसमें सब नेगरी बॉडी दिखाई देती। नेगरी बॉडी कौन से केस में दिखाई देती है, जो आपका स्ट्रेट वाला केस, स्ट्रेट वायरस इसमें नेगरी बॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है। और आपका जो फिक्स वायरस होता है यहाँ पे नेगरी बॉडी एब्सेंट होती है। तो ऐसा कुछ पैथोलॉजी आप बोल के चलो। आगे चलते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन आप अच्छी तरह जानते हो कि किस प्रकार आपका वायरस फैलता है। अगर मैं सेकंड अटैक रेट की बात करूँ तो क्या होती है, 0 होती है, मतलब खुद को दोबारा से रेबीज होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो इंसान होता है वो एक बार में ही क्या हो जाता है, सुलट जाता है, एक्सपायर हो जाता है, डेथ हो जाती है। तो आप ऐसा बोल के चलो। फुरियस रेबीज, फुरियस रेबीज का मतलब होता है उग्र रेबीज, बहुत ही खतरनाक आप बोल के चल सकते हो। ऐसी कंडीशन बहुत खतरनाक होती है। पेशेंट क्या होता है, पेशेंट का सेंसेशन ब्रीथिंग सेंसेशन देखने को मिलता है, टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलता है, पेशेंट वियोलेंस हो सकता है, एक्साइटेड हो सकता है, मैं कह सकता हूँ कि उसको हाइड्रोफोबिया, एरोफोबिया, आपका पानी से डर लगना, ऊंचाई से डर लगना देखने को मिल सकता है, और लास्ट में डेथ देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट बात, जो डेथ होती है वो किस प्रकार देखने को मिलती है, तो आपको बताना सर जो आपका रेस्पिरेटरी मसल्स होता है इनमें पैरालिसिस देखने को मिलेगा, और जो कार्डिक मसल्स होती है इनमें पैरालिसिस देखने को मिलेगा। आपका कार्डिक सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो जाएगा, आपका गड़बड़ा जाएगा, या मैं कह सकता हूँ कि डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर ऐसा देखने को मिलेगा तो आपका जो पेशेंट होगा उसमें डेथ हो सकता है। डेथ का कारण क्या बोलोगे आप, डेथ का कारण बोलोगे कार्डियो पल्मोनरी अटैक। डेथ का कारण क्या होगा, कार्डियो पल्मोनरी अटैक। आगे देखते हैं, एक होता है आपका पैरालाइटिक रेबीज। पैरालाइटिक रेबीज 30% केस में देखने को मिलता है। इसमें जो वुंड होता है वो मसल्स होती है, जहां पर डॉग ने बाइट किया है वो मसल्स पैरालाइटिक देखने को मिलती है। कोमा देखने को मिल सकता है, और आप बोलोगे जो मल्टी ऑर्गन फेलियर, रेस्पिरेटरी हो गया, कार्डियक ऑर्गन फेलियर देखने को मिलेगा, और लास्ट में क्या देखने को मिलेगा, डेथ देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो मैनेजमेंट आपके 3 प्रकार से होंगे, कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड और कैटेगरी थर्ड के हिसाब से। कैटेगरी फर्स्ट में क्या देखने को मिलेगा, वहां पे आपको किसी प्रकार का कोई लीजन देखने को नहीं मिलेगा, वुंड देखने को नहीं मिलेगा, ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलेगा, केवल टच ही किया है किसी डॉग ने या किसी कैट ने, किसी एनिमल ने जो कि आपका रेबीज से पॉजिटिव था। तो आप उस केस में हैंड वॉशिंग कर सकते हो, रनिंग वाटर या रनिंग टैप वाटर में आप वॉश कर सकते हो, तो ये आपको उसका मैनेजमेंट हो। अगर कैटेगरी सेकंड की बात करूं जहां पर लीजन्स बना है लेकिन किसी प्रकार का डेफ्थ नहीं हुआ, डेफ्थ लीजन नहीं बना हुआ है, तो आप वहां पर क्या देखेंगे, आप वहां पर उसको एंटी रेबीज का वैक्सीन देंगे, और फर्स्ट एड साथ में भी देंगे। फर्स्ट एड का मतलब होता है साफ करना, क्लीन करना, रनिंग टैप वाटर में साफ करना, ठीक है। तो कैटेगरी सेकंड आप बोल के चले। कैटेगरी थर्ड की मैं बात करूं तो जो वुंड होता है वो डेफ्थ होता है, मल्टी ऑर्गन बाइट आप बोल के चलते हो, जैसे हैंड हुआ, नोज हुआ, आपकी आंखें हो सकती है, ईयर हो सकता है, चेहरा हो सकता है, तो मल्टी ऑर्गन बाइट्स आपको देखने को मिल सकता है, डेफ्थ देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर किस प्रकार का मैनेजमेंट करोगे, सबसे पहले आप बोल के चलोगे वॉश, मतलब फर्स्ट एड, आप रनिंग टैप वाटर में उस हिस्से को या उस वुंड को क्या करोगे, वॉश करोगे, तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। दूसरा आप क्या करोगे, उसमें एंटी रेबीज वैक्सीन आप दोगे।
एंटी रेबीज वैक्सीन दोगे और तीसरा आप क्या करोगे, इम्यूनोग्लोबिन दोगे। अगर मैं बात करूं इम्यूनोग्लोबिन, ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबिन की तो 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी के हिसाब से देनी होती है। और अगर मैं बात करूं हॉर्स से उत्पन्न होने वाली, घोड़े के सीरम से उत्पन्न होने वाली इम्यूनोग्लोबिन की, तो आपको देनी होती है 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी के हिसाब से। तो यह आपको बता के चलना होगा, ठीक है। तो ये आपका इसका मैनेजमेंट देखने को मिला, ठीक है। डॉग बाइट्स कितना होता है ये कैटेगरी में बता चुका हूँ। फर्स्ट एड आपको पता है क्या, हैंड वॉशिंग वगैरह। सूचरिंग सबसे इंपॉर्टेंट, क्या डॉग ने काटा और जैसे ही वो हॉस्पिटल जाता है क्या सूचरिंग कर दे? नहीं, आपको यहाँ क्या करना, सूचरिंग अवॉइड करनी है। आपको सूचरिंग करनी नहीं है। कब तक नहीं करनी है, कौन सा ड्यूरेशन? 24 से 48 घंटे तक आपको किसी प्रकार का कोई सूचरिंग नहीं करना है। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर ले, क्योंकि ये एक दो बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते। और ये आपका इम्यूनाइजेशन हुआ। इम्यूनाइजेशन आप दो प्रकार से कर सकते हो, 4 डोज का इम्यूनाइजेशन और 5 डोज का इम्यूनाइजेशन। अगर मैं 4 डोज का इम्यूनाइजेशन आपको बोल के चलो, तो जैसे ही हॉस्पिटल में आपका पेशेंट आया, आपका पेशेंट फर्स्ट विजिट में हॉस्पिटल में आया है, और हॉस्पिटल में आते ही आप या तो लेफ्ट, आपका जो मैं कह सकता हूँ कि लेफ्ट और राइट वाला जो हिस्सा है, उसके आर्म पर डेल्टोइड मसल्स पर आईएम के थ्रू आप क्या लगा सकते हो, इम्यूनाइजेशन दे सकते हो। ध्यान रखना, पोस्ट एक्सपोजर है ये, पोस्ट एक्सपोजर इम्यूनाइजेशन है, ठीक है। तो आप लगा सकते हो। दूसरा विजिट आप 7 दिन बाद में बोलोगे, और तीसरा विजिट या तो 21 दिन पे या 28 डेज पे आप बोल के चलो। अगर आपको 5 डेज इम्यूनाइजेशन करना, 5 डोज का इम्यूनाइजेशन करना है, तो फर्स्ट विजिट आपका 0 डे पे जब हॉस्पिटल में आया, तीसरे दिन, 7वें दिन, 14 दिन और 28 पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका इम्यूनाइजेशन का विजिट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये मैं सब आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझा चुका हूँ। आगे चलते हैं। इम्यूनोग्लोबिन अच्छी तरह बता चुका हूँ आपका, ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबिन और हॉर्स से बनने वाला रेबीज इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। तो ये सभी आप बोल के चले। आपका रेबीज एक शॉर्ट वीडियो में आपको पूरा करवा चुका हूँ, और 50 से पढ़ाने का जो मेरा मतलब था या मेरा उद्देश्य था वो यही था कि आपका जो टाइम था वो बचे, और आपका टाइम बचेगा तो इससे आपको फायदा होगा। और कई लोग तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका टाइम बचाने के लिए ही था, वरना इसको अगर मैं लिख कर पढ़ाऊँ, आपको हर एक वर्ड को लिख कर पढ़ाऊँ, तो लगभग आपका 3 से 4 घंटे में केवल रेबीज ही पूरा होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ आप सबसे। थैंक यू। आगे देखते हैं अपना जो कोलेरा का टॉपिक कुछ समय बाद। वो अक्यूट वाइटरी डायरिया देखने को मिलता है। अगर आपको एक इंपॉर्टेंट लाइन याद हो तो आपने देखा होगा राइस वाटर स्टूल। ये राइस वाटर स्टूल इसी डिजीज में देखने को मिलता है, मतलब चावल की तरह का पानी वाला स्टूल, राइस वाटर स्टूल ये देखने को मिलता है। तो कोलेरा होता है या वाटर स्टूल देखने को मिलता है, डिजीज है, विब्रियो कोलेरा इसका पॉजिटिव एजेंट है। कैसे फैलता है विब्रियो? आपका फिर से स्वागत है एक बार। तो आइए अब हमारा टॉपिक है कोलेरा। तो कोलेरा को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे फैलता है? विब्रियो कोलेरा से फैलता है। अगर मैं इसके पॉजिटिव एजेंट की बात करूँ तो कौन सा इसका है? विब्रियो कोलेरा इसका पॉजिटिव एजेंट है। तो आप देख सकते हैं इसका पॉजिटिव एजेंट विब्रियो कोलेरा आपके सामने। कैसे डिजीज है? अक्यूट डिजीज है, अक्यूट है और डायरिया डिजीज है, अक्यूट डायरिया डिजीज है, ठीक है। इसमें डायरिया देखने को मिलता है, वाटर स्टूल देखने को मिलता है, मैं कह सकता हूँ वाटर स्टूल देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो आपका कोलेरा है, अगर आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, तो जो विब्रियो कोलेरा होता है ये आपके इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, और इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है और जो आपकी एपिथेलियम है, इंटेस्टाइन के एपिथेलियम उसको अफेक्ट करता है और कोज करता है अक्यूट वाटरी डायरिया, ठीक है। जो पेशेंट आपका कोलेरा से पीड़ित है वो अक्यूट वाटरी डायरिया देखने को मिलता है। अगर आपको एक इंपॉर्टेंट लाइन याद हो तो आपने देखा होगा राइस वाटर स्टूल। राइस वाटर स्टूल, ये राइस वाटर स्टूल इसी डिजीज में देखने को मिलता है, मतलब चावल की तरह का पानी वाला स्टूल, चावल की तरह पानी वाला स्टूल देखने को मिलता है आपके किसमें? कोलेरा में। तो आइए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप देखते हैं कोलेरा के बारे में। क्या होता है कोलेरा, कैसे फैलता है, कौन सा इसका रूट होता है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, ठीक है, किस प्रकार अफेक्ट करता है। आइए अगर सबसे पहले मैं इसकी इंक्यूबेशन की बात करूँ, इंक्यूबेशन पीरियड की बात करूँ, तो जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कुछ घंटों से लेकर 5 दिन तक होता है। जैसे मान के चलो आज आपने कोई कंटामिनेटेड फूड खाया, कोई वाटर आपने कंटामिनेटेड ड्रिंक किया, तो आपको जो इंक्यूबेशन पीरियड होगा या साइनस सिम्टम होगा आपके कोलेरा के वो कुछ घंटों से लेकर 5 दिन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस कारण ये क्या हुआ, आपके एक अक्यूट कंडीशन हुआ, और अक्यूट कंडीशन हुआ तो आपके कोलेरा के साइनस सिम्टम देखने को मिले। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, ये कभी कभी आपके हो सकते हैं 1 से 2 दिन तक भी आपका इसका देखने को मिल सकता है, जो कि आपके इसी अंतराल में आते हैं, ठीक है। अगर मैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करूँ तो आपका फीको ओरल रूट मोस्ट कॉमन केस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं बात करूँ उन लोगों की, अपने गाँव वाले या विलेज वाले लोगों की, आपके विलेज की बात करता हूँ तो आपने देखा होगा गाँव के अंदर ओपन डिफिकेशन चलता है, खुले में शौच किया जाता है। तो वहाँ अगर ओपन डिफिकेशन किया जाता है तो जो कोलेरा वायरस, जो कोलेरा का बैक्टीरिया है, विब्रियो कोलेरा का जो बैक्टीरिया है, ये क्या होता है आपके
आपके स्प्रेड करता है कहाँ पे, कम्युनिटी में। किसके थ्रू? कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू, कंटामिनेटेड फूड के थ्रू। उस कम्युनिटी में क्या होगा? स्प्रेड होगा। और अगर वो कम्युनिटी में स्प्रेड होगा तो वो दूसरे पर्सन तक भी जाएगा, और किसके थ्रू? ओरल कैविटी के थ्रू उसके इंटेस्टाइन में जाएगा, और इंटेस्टाइन में जाने के बाद में डिजीज को कोज करेगा। तो ऐसा देखने को मिलेगा एक पेशेंट में जिसको विब्रियो कोलेरा का इन्फेक्शन है, ठीक है। अगर मैं इसके रूट मोड ऑफ ट्रांसफर की बात करूँ तो आप बोलते चलते इसके ओरल रूट। क्लिनिकल फीचर क्या क्या देखने को मिलते हैं? इसके जो क्लिनिकल फीचर है उनको किसी 3 स्टेज में बांटा गया है। सबसे पहला इवैक्यूएशन, कोलैप्स और रिकवरी की स्टेज। ये 3 स्टेज होती है जो आपके देखने को मिलती है कोलेरा के पेशेंट में। तो आइए देखते हैं सबसे पहला स्टेज इवैक्यूएशन। प्रोफ्यूज पेन देखने को मिलता है, वाटरी डायरिया देखने को मिलता है, आपका राइस वाटर स्टूल देखने को मिलता है, वोमिटिंग देखने को मिलता है। अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो यह आपका एक इंटेस्टाइन का छोटा सा डायग्राम है, और ये अब मैं आपका बना रहा हूँ। आपका एक मान के चलो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये रफ डायग्राम है जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, और इसमें आपको बताना चाहता हूँ, अगर इसमें डायरिया देखने को मिलता है, वाटरी डायरिया देखने को मिलता है, तो जो आपका कंटेंट था आपके इंटेस्टाइन में, जिसका नेचर बेसिक था, मैं कह सकता हूँ सारी उसका नेचर था, तो वो क्या होगा? ज़्यादातर लॉस देखने को मिलेगा आपका स्टूल के थ्रू। और आपकी बॉडी में जो स्टमक है, यहाँ पे HCl होता है, मैं कह सकता हूँ एसिडिक नेचर होता है। आपका सारे जो कंटेंट था आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो क्या हो रहा है? एक्सक्रीट हो रहा है बार बार, ठीक है। इसके थ्रू, वाटरी डायरिया के थ्रू। तो आपकी बॉडी में सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा? आपको एसिडिटी देखने को मिलेगा, एसिडिटी देखने को मिलेगा, ठीक है। और पेशेंट की जो इरोजन देखने को मिल सकती है, इसके जो आप बता सकते हो सिरोसा वाली म्यूकस वाली लेयर होती है, सिरोसा आपका मस्कुलरी सबम्यूकोसा, म्यूकोसा ये लेयर होती है आपकी, इसमें क्या देखने को मिल सकता है? इरोजन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो उसके कारण पेन देखने को मिलेगा। पेन देखने का जो कारण है वो यहाँ पे इरोजन हो सकता है, आपके इंटेस्टाइन की जो वॉल है, जो अंदर वाली म्यूकोसल लेयर होती है, उसमें क्या देखने को मिल सकता है? इरोजन देखने को मिल सकता है, ड्यू टू HCl की अधिकता के कारण। और आपका जो बेसिक नेचर होता है या बेस होता है, आपका सारी जो नेचर होता है वो कंटेंट वाटरी डायरिया के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस कारण पेन देखने को मिलता है, वाटरी डायरिया देखने को मिल रहा है, वोमिटिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर GIT में गैस्ट्रिक है, स्टमक है, यहाँ पे एसिडिटी कंटिन्यू बढ़ रही है। और अगर एसिडिटी कंटिन्यू बढ़ रही है, ये जो आपका कार्डियक स्फिंक्टर है इसको क्या करेगी? एक्साइटेड करेगी, यहाँ पर क्या करेगी? स्टिमुलेटिंग कोज करेगी, और पेशेंट को वोमिटिंग हो सकता है, ठीक है। राइस वाटर स्टूल जो आपको डायरिया देखने को मिलेगा, ये जो स्टूल देखने को मिलेगा वो राइस वाटर स्टूल देखने को मिलेगा, चावल के पानी की तरह स्टूल। तो आपका ये इवैक्यूएशन स्टेज हुआ, इसमें आपको देखने को मिल रहा है, पेन देखने को मिल रहा है। पेन का कारण आप समझ चुके हो, HCl का ज्यादा होना, ठीक है। वाटरी डायरिया देखने को मिल रहा है, वोमिटिंग देखने को मिल रहा है, और राइस वाटर स्टूल देखने को मिल रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आपकी स्टेज ऑफ इवैक्यूएशन क्या है। आगे देखते हैं आपका कोलैप्स स्टेज। कोलैप्स स्टेज मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपके साइनस सिम्टम अकर होते हैं, किसके कारण? कोलेरा के कारण। सबसे पहले सक्कन आई, मतलब जो आपकी आंखें होती है वो आपको अंदर धसी हुई दिखाई देती है। अगर मैं हिंदी में लिखूं, अंदर धसी हुई, ठीक है। तो सकन आई आपको देखने को मिल सकती है। होलोचिक जो आपके गाल होते हैं, गालों में खड्डे दिखाई देखने को मिलेंगे। स्केफोइड एब्डोमेन, आपका जो स्केफोइड होता है, स्केफोइड एब्डोमेन, अगर आप सबको याद हो स्केफोइड बोन का अगर आपने नाम सुना हो, इसका मतलब होता है नौकाकार। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो नौकाकार मतलब नाव के समान आपको देखने को मिलेगा स्टमक। मतलब मैं कह सकता हूँ जो स्टमक होगा कैसा होगा? नाव के समान देखने को मिलेगा। ये आपका स्टमक हो गया उस पेशेंट का, जो भी पेशेंट है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा स्केफोइड वाला हिस्सा। तो एब्डोमेन में क्या देखने को मिलेगा? स्केफोइड एब्डोमेन देखने को मिलेगा। सब नॉर्मल टेम्परेचर। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपकी बॉडी में बात करूँ, टेम्परेचर का मैनेजमेंट कौन करता है? जो टेम्परेचर का मैनेजमेंट करता है आपका ब्लड करता है, यानी आपकी बॉडी में टेम्परेचर के लेवल को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। ये बात अलग है कि आपका हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है, लेकिन पूरी बॉडी में जो एक लेवल नॉर्मल बना के रखता है वो आपका ब्लड बना के रखता है। और ब्लड के अंदर कंटेंट होता है आपका वाटर। वाटर आपका लॉस देखने को मिल रहा है। अगर वाटर का लॉस देखने को मिल रहा है, वाटर की कमी हो रही है, तो जो आपका टेम्परेचर होगा वो भी डिस्टर्ब होगा, ज्यादा कम कम ज्यादा कम देखने को मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि सब नॉर्मल देखने को मिलेगा, नॉर्मल नहीं होगा, नॉर्मल के आसपास देखने को मिलेगा। वाशरमैन हैंड एंड फीट, आपने देखा होगा जो धोबी होता है, धोबी अगर कई बार कपड़े धोता है और कपड़े अगर 4-5 घंटे से ज्यादा धोता है, आप में से भी कई लोगों ने कपड़े धोए होंगे, वो 4-5 6 7 1 घंटे से ज्यादा कपड़े धोते हो तो आपके हाथों में झुर्रियां पड़ जाती है। तो वैसा आपका वाशरमैन हैंड फीट ये दिखाई देते हैं। हाथ पैर कैसे दिखाई देते हैं? वाशरमैन के हैंड फीट के समान। एब्सेंट पल्स, जो पल्स होती है वो लगभग एब्सेंट देखने को मिलती है। इसका कारण क्योंकि वाटर लॉस देखने को मिल रहा है, आपका ब्लड का जो वॉल्यूम था वो क्या हो गया? कम हो गया। तो आपका जो पल्स है वो आपको एब्सेंट देखने को मिल सकता है। अनरिकॉग्नाइजेबल ब्लड प्रेशर, ऐसा ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा जिसको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, मतलब आप उसको फाइंड नहीं कर पाओगे। लॉस ऑफ स्किन इलास्टिसिटी, जो आपकी स्किन है उसमें जो टर्गर है, टर्गर देखने को नहीं मिलेगा। इलास्टिसिटी नहीं देखने को मिलेगी, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में फ्लूइड है ही नहीं। यूरिन आउटपुट डिक्रीज, यूरिन आउटपुट आपको क्या देखने को मिल रहा है? कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो भी वाटर का कंटेंट था वो स्टूल के थ्रू क्या हो गया? एक्सक्रीट हो गया। स्टूल के थ्रू क्या हो गया? एक्सक्रीट हो गया। क्या? यूरिन आउटपुट। अगर पेशेंट बिकम रेस्टलेस, पेशेंट की बॉडी में क्या नहीं है? फ्लूइड नहीं। अगर पेशेंट की बॉडी में वाटर नहीं है तो वाटर की कमी से आपका क्या हो गया? ब्लड का वॉल्यूम कम देखने को मिला। ब्लड का वॉल्यूम कम देखने को मिला तो जो आपके बॉडी पार्ट है
बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन ले जाने के लिए आपका ब्लड काम आता है। ब्लड वैसे ही आपकी बॉडी में कम है तो ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलेगी, जो आपका ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलेगी, और ऑक्सीजन की कमी के कारण आपको क्या देखने को मिलेगा, रेस्टलेसनेस। तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें कि रेस्टलेसनेस क्यों दिखाई दे रहा है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात की मेरा जो फास्ट पढ़ाने का जो कारण है वो ये है कि आपका समय बचे और आपका ये टॉपिक में एक बार रिवाइज करा, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। डेथ में अकर एट इस और लास्ट में पेशेंट को कोलेरा के कारण अक्यूट वाइटरी डायरिया हुआ और उसके कारण आपको देखने को मिल सकता है क्या है, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, स्टेज सेकंड या कोलेरा स्टेज के अंदर देखने को मिला। आगे बात करते हैं आपका थर्ड स्टेज, या आपका सनकनाई आप बोल के सकते हो। आंखें अंदर की तरफ धसी हुई है, जो आंखें है वो अंदर की तरफ धसी हुई है, तो ये आपका सनकनाई हो गया। तो आप इसको स्टार मार्क करके चलिए, इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिए। रिकवरी फेज की बात करता हूँ। अगर आपने देखा जो आपका कोलेप्स वाला स्टेज, अगर पेशेंट इसमें बच जाता है या डेथ नहीं होती है तो पेशेंट क्या करेगा, रिकवर करेगा, और अगर रिकवर करेगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। ब्लड का जो प्रेशर है वो क्या होगा, बढ़ा हुआ दिखाई देगा, आपको नॉर्मल आते हुए दिखाई देगा। टेम्परेचर भी आपकी नॉर्मल कंडीशन में आते हुए दिखाई देगा, ठीक। और मैं कह सकता हूँ कि जो यूरिन आउटपुट है ये नॉर्मल दिखाई देगा, या थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर एन्यूरिया देखने को मिला, लगातार एन्यूरिया देखने को मिला, यूरिन पास ही नहीं हो रहा है, अगर लगातार यूरिन पास ही नहीं हो रहा है तो आपकी पेशेंट की डेथ हो सकती है। पेशेंट की डेथ हो सकती है, इसका कारण क्या बोलोगे आप, किडनी फेलियर, इसका रीनल फेलियर का क्या बोलोगे आप, कारण बोलोगे। एक पेशेंट जिसको कोलेरा हुआ है और वो अभी कोलेरा स्टेज में है और वो यूरिन को पास नहीं कर पा रहा है, कोलेरा स्टेज में से वो अब आपकी रिकवरी फेज में आ चुका है, और रिकवरी फेज में आने के बाद में भी वो यूरिन को पास नहीं कर पा रहा है, लगातार यूरिन को पास नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट की मौत हो सकती है, पेशेंट एक्सपायर हो सकता है। क्यों, क्योंकि रीनल फेलियर इसका होगा। तो आप इसको स्टार मार्क करने अगर ऐसा देखने को मिलता है, डेथ देखने को मिल सकती है, तो क्यों देखने को मिलती है, इसका कारण आपका पेशेंट डाई हुआ क्योंकि रीनल फेलियर हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि यूरिन पास नहीं कर पा रहा। तो आप इसको स्टार मार्क करें। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपका कोलेरा का कोई पेशेंट है तो उसका प्रायोरिटी एक्शन बताओ। मैं आपको बता दूं कि आपकी वो पेशेंट कोलेरा से पीड़ित है, कोलेरा से पीड़ित है, इसका मतलब पेशेंट की बॉडी में वाटर की कमी देखने को मिल रही है। तो आप वाटर के साथ साथ क्या देखने को मिलेगा, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका इंबैलेंस देखने को मिलेगा, और अगर इलेक्ट्रोलाइट का इंबैलेंस देखने को मिलेगा तो आपका जो मोस्ट प्रायोरिटी एक्शन जो बनता है वो क्या बनता है, वाटर फ्लो और इलेक्ट्रोलाइट जो होता है इसका मैनेजमेंट क्या करना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका प्रायोरिटी एक्शन होता है इसका, इलेक्ट्रोलाइट का और वाटर। तो आप इस पेशेंट को क्या दो, सबसे पहले फ्लूइड दो, आप इसको क्या दो, इलेक्ट्रोलाइट दो। तो ये क्या बनता है, इसका मोस्ट प्रायोरिटी एक्शन बनता है उस पेशेंट के लिए जिसको कि क्या है, कोलेरा है। तो आप इसको स्टार मार्क करके चल सकते हो, ठीक। आगे चलते हैं। आपने अगर सुना होगा ओआरएस के लिए, ओआरएस के बारे में, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। तो अगर मैं बात करूं इसके कंटेंट की तो ग्लूकोज आपको बताना 13.5 ग्राम, ठीक है। अगर मैं बात करूं सोडियम क्लोराइड की NaCl की तो आपको बताना 2.6 ग्राम, और अगर मैं बात करूं सोडियम सिट्रेट की तो आपको बताना होगा 2.9 ग्राम, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड तो ये आपको बताना है 1.5 ग्राम, और अगर मैं इनको ऐड करूं तो आपका टोटल कंटेंट बनता है कितना, 20.5 ग्राम का एक पाउच, ठीक है। तो ये आपके इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको दिया जा सकता है क्या, ओआरएस उसी कंडीशन में जिस पेशेंट को क्या है, तो आपका कोलेरा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इस पेशेंट को जिंक की गोलियां भी देके चलते हो 14 दिन तक, क्योंकि जिंक की जो गोली है वो आपको बैक्टीरिया से क्या होती है, बचाती है, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचाती है। तो ये आप कुछ ऐड कर सकते हो उस पेशेंट के मैनेजमेंट में जिसको कि कोलेरा है, और आप उसका वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट का क्या कर रहे हो, मैनेजमेंट करके चल रहे हो। आप वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट का मैनेजमेंट करके उसको फ्लूइड दे रहे हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ आप बताते हो। रिजर्वोयर इन्फेक्शन की बात करता हूँ, अगर आपका एक केस है और एक कैरियर है, ठीक है, तो इनकी बात करते हैं रिजर्वोयर इन्फेक्शन की। 75% पीपल इन्फेक्टेड विद विब्रियो कोलेरा। अगर मैं बात करूँ 75% जो व्यक्ति होगा विब्रियो कोलेरा से क्या है, इन्फेक्टेड है, डू नॉट डेवलप एनी सिम्टम, और उनको किसी प्रकार का कोई क्या नहीं है, सिम्टम का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। इन 20% केस सिम्टम आर अपीयर एंड डेवलप अक्यूट वाटरी डायरिया। ऐसे लोग जो 20% केस है और उनको सिम्टम्स का डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, अगर हो रहा है कितना, लगभग 20% केस में, ठीक है, और अक्यूट वाटरी डायरिया। इस लाइन का मैं आपको बताता हूँ। देखो, कोलेरा का इन्फेक्शन हुआ कितने लोगों को, माना कि 100 लोगों को हुआ, 100 में से 70 लोग वो लोग होंगे जिनको इन्फेक्शन तो है लेकिन साइन एंड सिम्टम शो नहीं कर रहा है, उसको किसी प्रकार का अक्यूट वाटरी डायरिया नहीं है, ठीक है, अक्यूट वाटरी डायरिया नहीं है। लेकिन लगभग 20% केस या 20 लोग ऐसे होंगे जो साइन एंड सिम्टम्स को शो करेंगे और उन्हें देखने को मिलेगा अक्यूट वाटरी डायरिया। तो ठीक है, आप ऐसा बोल के चलो। जैसे आपने क्या देखा, एक पेशेंट था, लगभग 75% जो केस होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं विब्रियो कोलेरा के, और 20% जो केस होते हैं वो सिम्प्टोमेटिक होते हैं विब्रियो कोलेरा के, और उनमें देखने को मिल सकता है आपके साइन एंड सिम्टम किसके, कोलेरा पेशेंट के, ठीक है। तो ये आपका एक केस का क्या हुआ, रिजर्वोयर हुआ, केस में कितना आपको इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, किस प्रकार इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, सिम्प्टोमेटिक होगा, कितना सिम्प्टोमेटिक होगा, कितना एसिम्प्टोमेटिक होगा। तो ये आपने देखा। यहाँ कैरियर की बात करते हैं। एक कैरियर क्या हो सकता है, जो कैरियर हो सकता है जिसमें आपका कोलेरा तो क्या प्रेजेंट है लेकिन उसमें किसी प्रकार का डिजीज कोई नहीं करना है, तो वो क्या हो गया, आपका कैरियर हो गया। यूजुअली टेम्परेरी, जो कैरियर होता है वो यूजुअली टेम्परेरी होता है, ठीक है, ये आपको बता के चलना है। कोलेरा का जो आपका कैरियर होता है कैसा होता है, टेम्परेरी होता है। इन्फेक्टिव मटेरियल क्या क्या होता है, मुझे एक बात बताओ। एक पेशेंट था, उसको कोलेरा हुआ तो स्टूल के थ्रू क्या देखने को मिला, आपको जो विब्रियो कोलेरा है उसका आउटपुट देखने को मिला। तो मैं कह सकता हूँ कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उस पेशेंट का स्टूल इन्फेक्टेड पर्सन का स्टूल हो सकता है, या फिर मैं कह सकता हूँ उसकी वोमिट, क्योंकि आपने देखा था कि पेशेंट में एसिडिटी बढ़ रहा था, और अगर पेशेंट में एसिडिटी बढ़ रहा था तो वोमिटिंग देखने को मिल रहा था, तो मैं कह सकता हूँ कि पेशेंट क्या करेगा, वोमिट करेगा, पेशेंट स्टूल पास करेगा, कौन सा, अक्यूट वाटरी डायरिया। तो ऐसा अगर पेशेंट में देखने को मिल रहा है तो वो क्या कर सकता है, आपका इन्फेक्टिव मटेरियल के रूप में जाना जा सकता है, देखा जा सकता है। तो आपका ये समझ में आया होगा। आगे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, केस और कैरियर का वोमिटिंग और स्टूल बोल के चलो।
इन्फेक्टिव डोज कितनी होगी? जैसे मान के चलो, क्या आप लोगों में विब्रियो कोलेरा नहीं है? क्या आपके आसपास के लोगों में विब्रियो कोलेरा नहीं है? हाँ, उनमें विब्रियो कोलेरा प्रेजेंट है। तो वो डिजीज क्यों नहीं कर पा रहा है? इसका एक कारण, क्योंकि डिजीज कोज करने के लिए जो आपके विब्रियो कोलेरा है, ये कितना होना चाहिए? 10 की पावर 11 माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने चाहिए। इतने सारे ऑर्गेनिज्म होंगे, इतने सारे विब्रियो कोलेरा होंगे, तो वो क्या करेंगे? डिजीज को कोज करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ तक आपकी बॉडी में कोलेरा का इन्फेक्शन नहीं हुआ तो वो डिजीज को कोज नहीं करेगा। इसका कारण हो सकता है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी। ठीक है, तो 10 की पावर 11 माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस क्लिनिकल डिजीज। जो क्लिनिकल डिजीज है, वो डिजीज के साइन एंड सिम्टम आप बोल के चल सकते हो, जैसे पेन हो रहा था, डायरिया हो रहा था, वोमिटिंग हो रहा था। तो ऐसा कुछ अगर आपको देखना है तो विब्रियो कोलेरा का इन्फेक्शन 10 की पावर 11 तक आपको करवाना होगा। इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको एंटर करवाने होंगे पेशेंट के इंटेस्टाइन, पेशेंट की बॉडी। ठीक है, तो आप ऐसा कुछ बता के करें। अगर पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी की बात करूँ तो जो आपका पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी है वो क्या हो सकता है एक कोलेरा पेशेंट के लिए? एक केस की मैं बात करूँ, एक केस है जो कि स्टूल पास कर रहा है, इन्फेक्टेड, वोमिटिंग कर रहा है, तो लगभग 7 to 10 डेज होंगे इसके, जो कोलेरा इन्फेक्शन के शुरू के 7 से 10 दिन होंगे। ये क्या कहलाएगा? पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। किसके लिए? एक केस की बात कर रहा हूँ मैं, एक ऐसा पेशेंट जिसको कोलेरा है और वो कोलेरा के साइन एंड सिम्टम को दिखाता है। कॉन्वलेसेंट कैरियर। कॉन्वलेसेंट कैरियर का मतलब होता है एक ऐसा कैरियर जो कि अब ठीक होने की स्थिति में आ रहा है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है, किससे? कोलेरा के इन्फेक्शन। ठीक है, तो कॉन्वलेसेंट कैरियर, ऐसा कैरियर जो कि धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है, स्वास्थ्य की प्रगति को बढ़ रहा है। तो उसके लिए अगर मैं आपका कम्युनिकेबिलिटी पीरियड बताऊं तो 2 से लेकर 3 वीक आप बोल के चलोगे, 14 to 21 डेज, 14 से 21 दिन आप उस व्यक्ति के लिए बताओगे जिसको कॉन्वलेसेंट कैरियर है। कॉन्वलेसेंट कैरियर का मतलब एक ऐसा कैरियर जो कि धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहा हो, धीरे धीरे ठीक हो रहा हो। एक होता है क्रोनिक कैरियर। क्रोनिक कैरियर स्टेज बहुत लंबे समय से चली आ रही है, तो उसके लिए अगर आपको इंक्यूबेशन पीरियड बताऊं तो कुछ महीने से लेकर लगभग 10 साल तक आप इंक्यूबेशन पीरियड। क्यों? क्योंकि क्रोनिक कैरियर स्टेज क्या होती है? क्रोनिक कैरियर स्टेज क्या होती है? क्रोनिक कैरियर, ये आपका पेशेंट है और आपके सामने बैठ रहा है, खा रहा, पी रहा है, खेल रहा है, और इसमें आपका कोलेरा का जो बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट है। कोलेरा का जो बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट है, इंपॉर्टेंट बात, लेकिन ये डिजीज कोड नहीं कर पा रहा है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ आपकी विब्रियो कोलेरा, इसको डिजीज कोड करने के लिए 10 की पावर 11 होना होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ 10 की पावर आप बोलते चल सकते 5, यहाँ तक की विब्रियो कोलेरा होते हैं, क्योंकि डिजीज को तो कोज नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये कैरियर का काम कर रहा है। और अगर ये अगर मैं बात करूँ क्रोनिक कैरियर स्टेज हुआ तो लगभग महीने से लेके आपका कई सालों तक देखने को मिल सकता है क्या आपका क्रोनिक कैरियर स्टेज, कैसा? कम्युनिकेबिलिटी पीरियड। तो आप ऐसा कुछ बताएं। अगर मैं बात करूँ आपके ऐसे पेशेंट जो कि एक्यूट है, अभी हुआ है उसको कोलेरा का और लगभग अभी तीसरा चौथा दिन चल रहा है, तो क्या उसका गॉल ब्लैडर अफेक्ट होगा? नहीं, उसका गॉल ब्लैडर अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन एक कैरियर स्टेज है जो कि कैसी क्रोनिक है, बहुत लंबे समय से, लगभग 3-4 साल हो गए, और अगर ऐसा 3-4 सालों से देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको टेस्ट है, अगर ऐसा आपको 3 से 4 साल तक देखने को मिलेगा, तो हाँ, उसका जो गॉल ब्लैडर है ये क्या हो सकता है? अफेक्ट हो। तो आपको यहाँ पे लाइन दिखाई दे रही है, गॉल ब्लैडर इज इन्फेक्टेड इन क्रोनिक कैरियर स्टेज। तो गॉल ब्लैडर होता है वो क्रोनिक कैरियर स्टेज में क्या होता है? इन्फेक्टेड होता है या डिजीज हो सकता है। ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें, अगर मैं कीमोप्रोफाइलिसिस की बात करूँ तो आपका ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? DOC, टेट्रासाइक्लिन, इंपॉर्टेंट मार्क करें। तो ड्रग ऑफ चॉइस है कीमोप्रोफाइलिसिस के लिए, तो आपको क्या बताना है? सर ये आपका टेट्रासाइक्लिन। अगर मैं बात करूँ एडल्ट पर्सन के लिए तो आपको डॉक्सीसाइक्लिन बताना होता है, और मैं चिल्ड्रन की बात करूँ एजिथ्रोमाइसिन आपको बताना होता है, प्रेग्नेंट लेडी के लिए आपको डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, आप सब जानते हो इसके बारे में। ठीक है, तो आपको ड्रग ऑफ चॉइस के लिए मैं बात करूँ, एडल्ट में आपको डॉक्सीसाइक्लिन बताना है। अगर कीमोप्रोफाइलिसिस के लिए अगर मैं बात करूँ ड्रग ऑफ चॉइस तो टेट्रासाइक्लिन बताना है। प्रेग्नेंट लेडी की बात करूँ तो आपको एजिथ्रोमाइसिन बताना है, बच्चों की बात करूँ तो आपको एजिथ्रोमाइसिन। ये क्या हो गया आपका ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन की बात करें, अगर मैं एक पेशेंट की बात करता हूँ कि कोलेरा का पेशेंट है, अब वो आपका हेल्थी हो चुका है, ठीक हो चुका है, तो मैं उसको क्या करूँगा? एडवाइस करूँगा कि भाई तू अपने आसपास का जो एनवायरमेंट है इसको क्या कर, सैनिटाइज कर, साफ कर। ठीक है, जो तू ओपन डिफिकेशन करता है इसको क्या कर? अवॉइड कर। या फिर मैं कहता हूँ जो वाटर आप ड्रिंक कर रहे हो उसको क्या करो? पहले अवॉइड करो। ठीक है, तो आप ऐसा कुछ बता के चलोगे उस पेशेंट जिसको कि क्या है? कोलेरा है और वो हेल्थी हो चुका है। तो एक बार आप कोलेरा का क्या देखें, थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लें कि कोलेरा कैसे कर रहा था। सबसे पहले कोलेरा क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है, विब्रियो कोलेरा के द्वारा ये फैलता है। वाटर डायरिया देखने को मिलता है, या एक्यूट डायरियल डिजीज ये है, आपका राइस वाटर स्टूल में देखने को मिलता है। और अगर इंक्यूबेशन पीरियड की बात करूँ तो कुछ घंटों से लेकर 5 दिन तक हो सकता है, या आपका 1 से 2 दिन तक हो सकता है। अगर मिनिमम में बात करूँ तो आप 5 घंटे होता है। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट, आप मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताओगे। जैसे मैं बात की चलूँ, आपने ओपन डिफिकेशन किया, ओपन डिफिकेशन करने के बाद में जो आपका विब्रियो कोलेरा था वो ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू आपके घर पर आया, और घर पर आने के बाद में या आपके इसमें खाने में फूड हो सकता है, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर हो सकता है, उसके थ्रू आपके इंटेस्टाइन में चला गया, और इंटेस्टाइन में जाने के बाद इसने क्या कर दिया? कोज किया क्या? कोलेरा। तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा उस पेशेंट में जिसको विब्रियो कोलेरा है, जो कि ओपन डिफिकेशन करता है, ठीक है, ओरल रूट से फैलता है। और मैं अगर क्लिनिकल फीचर की बात करूँ तो इसकी 3 स्टेज होती है, इवैक्यूएशन, कोलैप्स और आपका लास्ट में रिकवरी। इवैक्यूएशन की मैं बात करूँ, पेशेंट आपके सामने है, ठीक है, आपने पेशेंट में विब्रियो कोलेरा का इन्फेक्शन देखा जो कि आपके इंटेस्टाइन में था। ठीक है, एक्यूट वाटरी डायरिया आपको देखने को मिल रहा था, मतलब पेशेंट स्टूल पास कर रहा था कंटिन्यू, एक्यूट वाटरी डायरिया देखने को मिल रहा था। तो जो आपका गैस होता है, कैल्शियम तो सारी होता है, वो क्या हुआ? एक्सक्रीट हो जाएगा, और एसिडिटी
ये क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर एसिडिटी इंक्रीज होगी तो मैं कह सकता हूँ कि इरोजन देखने को मिल सकता है, और इरोजन देखने को मिलेगा तो पेन देखने को मिलेगा, ठीक है। एसिडिटी के कारण वोमिटिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। और आपका वाटरी डायरिया देखने को मिल रहा है, राइस वाटर स्टूल देखने को मिल रहा है। तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है उस पेशेंट में जो कि अभी यूएक्यू स्टेज में चल रहा होता है, ठीक है। आगे देखें स्टेज ऑफ कोलेप्स, क्या क्या देखने को मिलेगा, आप खुद ये अंदाजा भी लगा सकते हैं। जैसे सेकंड आई देखने को मिलेगा, आपका स्टेफर एब्डोमेन देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं कह सकता हूँ कि जो उसकी पल्स है वो आपको फील ही नहीं होगी, जो ब्लड प्रेशर है वो आपका क्या होएगा, मैं कह सकता हूँ कि उसका जो लेवल है वो गड़बड़ा जाएगा। और क्या देखने को मिलेगा, मैं कह सकता हूँ कि लास्ट पेशेंट की डेथ देखने को मिल सकती है। तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा उस पेशेंट में जिसको कि क्या है, कोलेरा है, और अभी कोलेप्स की स्टेज में चल रहा है। लेकिन अगर पेशेंट बच जाता है और पेशेंट बचकर रिकवरी फेज में आता है, तो आपका रिकवरी फेज में पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है, उसका जो मैं कह सकता हूँ कि टेम्परेचर है, उसका यूरिन एक्सक्रीशन, ये सब क्या हो जाएंगे, नॉर्मल की तरफ अग्रसर होंगे, नॉर्मल चलेंगे, आगे नॉर्मल हो जाएंगे। ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो आपका गोल ब्लैडर होता है, जो आपका गोल ब्लैडर होता है वो आपके अक्यूट केस में अफेक्ट नहीं होता है और आपके क्रोनिक केस में अफेक्ट। इम्पोर्टेंट मार्क करें इस बात को, जो गोल ब्लैडर होता है वो आपके अक्यूट फेज में अफेक्ट नहीं होता है और आपके क्रोनिक फेज में अफेक्ट होता है। एन्यूरिया, अगर आपका कोई पेशेंट हो उसको कंटिन्यू कोलेरा का इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, और अगर कंटिन्यू कोलेरा का इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है तो यूरिन का जो आउटपुट होगा वो पता धीरे धीरे कम होएगा। यूरिन का आउटपुट कम होगा तो मैं कह सकता हूँ कि एन्यूरिया उसको देखने को मिल रहा है, और अगर एन्यूरिया उसको देखने को मिल रहा है और अगर परसिस्टेंस रहा, लगातार रहा, तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। और डेथ का कारण आप क्या बोलोगे, किडनी फेलियर या फेलियर आप उसका कारण बोल के। तो ऐसा कुछ उस पेशेंट में देखने को मिलेगा जो कि कोलेरा से पीड़ित है, कोलेरा की स्टेज से गुजर रहा है। तो आप बता के चलिए, अगर मैं बात करूँ एक पेशेंट की जिसको कोलेरा है, तो आपका सबसे पहला जो एक्शन बनता है या प्रायोरिटी एक्शन बनता है वो क्या बनेगा, पेशेंट आपके सामने है, और पेशेंट अगर आपके सामने है तो आप उसको क्या दोगे, आप उसमें वाटर की कमी देख रहे हो तो आप उसको वाटर दोगे, आप उसमें इलेक्ट्रोलाइट की कमी देख रहे हो तो आप उसको इलेक्ट्रोलाइट दोगे, ठीक है। आप उसमें ओआरएस देख के चल सकते हो। अगर मैं ओआरएस के कंटेंट की बात करूँ तो ग्लूकोज आपका 13.5 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 2.6, सोडियम सिट्रेट 2.9 और आपका केसीएल पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम आपका। तो ये आपका कुछ प्रायोरिटी एक्शन बनता है उस पेशेंट में जिसको कि क्या है, कोलेरा है। रिजर्वायर इन्फेक्शन की बात करूँ, अगर आपका कोलेरा का कोई पेशेंट है उसको इन्फेक्शन हुआ है तो अगर 70% केस की बात करूँ तो साइन सिम्टम शो ही नहीं करेगा, लेकिन लगभग 20% केस ही शो करते हैं साइन एंड सिम्टम, जैसे राइस वाटर स्टूल, वाटरी डायरिया, पेन देखने को मिलता है, वोमिटिंग देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ उस पेशेंट में देखने को मिलता है, एक्यूट वाटरी डायरिया वगैरह, ठीक है, जो कि केस है। कैरियर की बात करें, जो कैरियर स्टेज होती है या यूजुअली टेम्परेरी देखने को मिलती है, उसके बाद में आपका जो वीडियो कोलेरा का इन्फेक्शन होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो कैरियर स्टेज है वो टेम्परेरी है। इन्फेक्टिव मटेरियल क्या क्या हो सकता है, आप बोल के चलोगे वो पेशेंट जिसको कोलेरा है और जिसको कोलेरा का इन्फेक्शन हुआ है तो आप बोल के चलोगे उसका वोमिटिंग हो सकता है, उसका वोमिट हो सकता है जो उसने वोमिट किया है, ठीक है, उसका स्टूल हो सकता है जो कि क्या इन्फेक्टेड है, तो वो क्या हो सकता है आपका इन्फेक्टिव मटेरियल आप बोल के जा सकते हो, ठीक है। इन्फेक्टिव डोज कितनी होगी, कितने विब्रियो कोलेरा उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, तब आपका कोलेरा होगा। तो 10 की पावर 11 विब्रियो कोलेरा अगर प्रेजेंट होंगे तो आपको देखने को मिलेगा क्या, क्लिनिकल डिजीज या कोलेरा, ऐसा बोले। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, अगर मैं केस की बात करूँ तो 7 से 10 दिन आप इसका क्या बोलोगे, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी बताओगे। अगर मैं एक ऐसे पेशेंट की बात करूँ जो कि कैरियर स्टेज में और अभी धीरे धीरे ठीक हो रहा है तो आप लगभग 2 से 3 वीक आप बता के चलोगे, या 14 से 30 दिन आप उसका पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी बता के चलोगे। क्रोनिक कैरियर स्टेज बहुत लंबे समय से आ रही है तो कुछ महीनों से कुछ सालों तक आप इसका कम्युनिकेबिलिटी पीरियड बता के चलोगे, ठीक है। तो ऐसा आप कुछ पेशेंट में देख के चलोगे, बता के। ड्रग ऑफ चॉइस, अगर मैं बात करूँ उस पेशेंट की जो कि एडल्ट है तो डॉक्सीसाइक्लिन आप बोल के चलोगे,
प्रेगनेंसी में आप एजिथ्रोमाइसिन बोल के चलोगे, चिल्ड्रन में भी आप एजिथ्रोमाइसिन बोल के चलोगे। लेकिन अगर मैं कीमोप्रोफाइलेक्स की बात करूँ तो आपका टेट्रासाइक्लिन ड्रग ऑफ चॉइस आप बताओगे। अगर मैं बात करूँ ड्रग ऑफ चॉइस की तो टेट्रासाइक्लिन आप ड्रग ऑफ चॉइस बताओ। तो ऐसा कुछ आपको बताना उस पेशेंट में जो कोलेरा है, उसका ड्रग ऑफ चॉइस आपको बताना क्या होगा। हेल्थ एजुकेशन क्या देनी है, हेल्थ एजुकेशन उस पेशेंट को देनी जो कोलेरा का था, आप ठीक होके जा रहा अपने घर पे, उसको बोलना भाई सैनिटाइजेशन रखना, आप सैनिटाइजेशन करो, आप यानी अपने घर को साफ सुथरा रखो, ओपन डिफिकेशन को अवॉइड करो, और जो भी पानी आप पी रहे हो वाटरिंग, जो भी पानी आप पीते हो उसको थोड़ा उबालो, उबालने के बाद ठंडा करके उसको पियो। तो आप ऐसा आप करोगे तो उस पेशेंट को या आपकी कम्युनिटी में कोलेरा का इन्फेक्शन जो हो रहा है वो कम देखने को मिल रहा है, स्प्रेड कम। तो इस प्रकार आपका 2 डिजिट कंप्लीट हुआ। सबसे पहले जैसे आपका रेबीज मैंने कंप्लीट करवा दिया, आपका कोलेरा कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। तो ये आपका 2 डिजिट कंप्लीट हुआ। आप इनको रिवाइज करें, समझे, पढ़े। थैंक यू, धन्यवाद।